गर्मी में बंगले वाली की एसी, झोपड़ी वाली बहू की मिट्टी वाली ठंडी रसोई। सुलोचना घर के आंगन में चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही होती है। धूप सर पर चढ़ाई थी। हाय दैया, जल्दी से खाना बन जाए बस, बड़ी गर्मी है। आंगन में धूप इतनी चढ़ाई है कि धूप और चूल्हे का धुआं दोनों आंखों में चुभ रहा है। यहाँ सुलोचना परेशान हो रही थी, वहीं मिताली अपनी बालकनी में खड़ी सब देख रही थी। अच्छा है मेरे घर में एसी है, देखो मैं कितनी जल्दी खाना बना कर आ गई। सुलोचना, तुम्हारी तरह अगर मुझे धूप में खाना बनाना पड़े तो मेरी तो जान चली जाए। ऐसा ना कहो बहन, जब मुसीबत आती है तो सब करना पड़ता है। तुम तो चूल्हे में बना रही हो, लेकिन तुम्हारी बहू कैसे एडजस्ट करेगी इतनी गर्मी में? आजकल की लड़कियां काफी तेज होती हैं, देख कर लाना। हाँ हाँ बहन जी, चिंता ना करो। उसके बाद सुलोचना फिर से चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने में लग जाती है। माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी का आंगन भी तपने लगा था। फिर भी सुलोचना बिना शिकायत किए अपने घर के लिए रोटियां सेक रही थी। शाम का समय था। मोहल्ले की औरतें रोज की तरह बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थी। कोई हाथ का पंखा झल रहा था, कोई पानी पीते हुए गर्मी को कोस रहा था। अरे बहनों, अब तो मेरे घर भी बहू आ गई है, लेकिन सच बताऊं, बहू आने के बाद काम कम नहीं बढ़ गया है। आजकल की लड़कियां बस मोबाइल चलाना जानती हैं। अरे सुषमा, तुम्हारी बहू के तो मजे हैं। इतना बड़ा घर है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, उसे क्या परेशानी होगी? और क्या, ऊपर से तुम्हारा बेटा भी तो उसे हाथों पर रखता होगा। अरे मजे वजे कुछ नहीं है, सारा घर का काम आज भी मुझे ही करना पड़ता है। बहू तो बस तैयार होकर घूमती रहती है। बहू अगर घर संभालने वाली ना हो ना, तो घर नरक बन जाता है। सही कह रही हो बहन, मैं तो अपनी बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखूंगी। हमारे घर में हर सुख सुविधा है, इतनी बड़ी रसोई है, एसी है, बड़ा बंगला है। अब अगर थोड़ा बहुत काम भी ना करे बहू तो फिर क्या ही फायदा। बिल्कुल सही बात है। आजकल की बहू को ज्यादा सर पर चढ़ाओ तो फिर वो सास को कुछ समझती ही नहीं है। सब औरतें हंसने लगती हैं। वहीं एक तरफ सुलोचना चुप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहू जब आए ना, उसे कभी ये महसूस ना हो कि वो पराई है। जैसे मैंने अपनी बेटी मोहिनी को प्यार से रखा है, वैसे ही बहू को भी रखूंगी। आखिर लड़की अपना घर छोड़ कर आती है, अगर सास ही उसे परेशान करेगी तो फिर वो किससे अपनापन ढूंढेगी? अरे सुलोचना, तुम तो बहुत सीधी हो। ज्यादा प्यार दोगी ना तो बहू सर पर चढ़ जाएगी। अगर प्यार देने से कोई सर पर चढ़ता है तो चढ़ने दो बहन, लेकिन किसी लड़की की आंख में मेरे कारण आंसू ना आए, बस यही चाहती हूँ। सुलोचना की बातें सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो जाती हैं, लेकिन मिताली मन ही मन सोच रही थी कि वो अपनी बहू से खूब काम करवाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिताली अपने बड़े से एसी वाले कमरे में बैठी थी। सामने उसका बेटा श्रवण लैपटॉप पर काम कर रहा था। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हम सोच रहे थे कि अब तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देख लें। अरे माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पहले से ही एक लड़की पसंद है। क्या मतलब? कौन लड़की? माँ, उसका नाम रितु है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लव मैरिज का नाम सुनते ही मिताली का चेहरा उतर जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा खुद लड़की पसंद करेगा। क्या जमाना आ गया है, अब माँ बाप की कोई जरूरत ही नहीं रही, बच्चे खुद ही सब तय कर लेते हैं। माँ, रितु बहुत अच्छी लड़की है, आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। अरे मिताली, अगर बेटा खुश है तो हमें भी खुशी से शादी कर देनी चाहिए। आखिर जिंदगी उसे बितानी है। ठीक है, अगर तुमने पसंद कर ही लिया है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। उधर दूसरी तरफ झोपड़ी वाले घर में सुलोचना अपने बेटे नील की शादी की चिंता में लगी हुई थी। तभी गांव से उसकी बुआ का फोन आता है। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। सुन, मैंने नील के लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। घर गरीब जरूर है, लेकिन लड़की हीरा है, हीरा। सच बुआ जी, फिर तो हम जल्दी गांव आएंगे। कुछ दिनों बाद सुलोचना, केशव और नील गांव जाते हैं। वहां पहली बार नील की मुलाकात कीर्ति से होती है। कीर्ति सिर झुकाए सबके सामने चाय लेकर आती है। साधारण कपड़े, चेहरे पर सादगी और आंखों में शर्म। माँ,
लड़की बहुत अच्छी है। बेटी तुम पढ़ी लिखी हो? जी माँ जी, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। लड़की बहुत संस्कारी लग रही है। नील भी कीर्ति को पसंद कर लेता है और घर वालों को भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। वहीं कीर्ति भी नील की सादगी देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो जाती है। इधर शहर में ऋतु और श्रवण की शादी बहुत धूमधाम से होती है। बड़ा बैंक्वेट हॉल, चमचमाती लाइटें, महंगे कपड़े और ढेर सारे मेहमान। ऋतु दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके मन में खुशी थी कि उसे इतना बड़ा और अमीर घर मिल रहा है। शादी के बाद ऋतु अपने ससुराल पहुंचती है। बंगले के बाहर लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी थी। मोहल्ले की सारी औरतें दरवाजे पर खड़ी नई बहू को देख रही थी। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है ऋतु ने, इतना बड़ा बंगला मिला है और पति भी मन पसंद का मिला है। अब तो बहू राज करेगी राज। देखना बहन, इसकी जिंदगी कितनी मजे से कटेगी। ऋतु सबकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। उसे भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब बहुत आसान होने वाली है। घर के अंदर उसका धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। फूलों से सजा घर, चमकते फर्श और ठंडी एसी की हवा देखकर ऋतु बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितना बड़ा घर है, मुझे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगले दिन ऋतु की पहली रसोई थी। सुबह सुबह मिताली उसे रसोई में लेकर आती है। माँ जी बताइए, क्या बनाना है? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस दाल चावल, पूरी, रोटी, खीर, लड्डू और 3 तरह की सब्जियां बना लो। जी, इतना सब? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर में तो रोज इतना ही बनता है। ऋतु ने सोचा था कि इतने बड़े घर में नौकर होंगे, लेकिन वहाँ रसोई में एक भी नौकर नहीं था। माँ जी, यहाँ खाना नौकर नहीं बनाते? नहीं, हमारे घर की बहुएं खुद खाना बनाती हैं, यही हमारे घर की परंपरा है। ऋतु चुपचाप खाना बनाने लगती है। बाहर गर्मी बहुत थी और रसोई में एसी चल रहा था। फिर भी लगातार गैस के सामने खड़े रहने से उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। घंटों तक ऋतु रसोई में खड़ी रहती है। कभी आटा गूंथती, कभी सब्जियां काटती, कभी पूरियां तलती। उसके हाथ दर्द करने लगते हैं। हे भगवान, इतना काम तो मैंने कभी एक साथ नहीं किया। आखिरकार कई घंटों बाद ऋतु सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अरे बहू, इतनी क्या थक गई, रसोई में एसी तो था। तभी ऋतु की शादीशुदा ननंद बीच में बोल पड़ती है। मम्मी सही कह रही हैं, हमारे यहाँ तो 5 तरह की सब्जियां और 4 तरह की रोटियां बनती हैं। आज तो तुम्हें बहुत कम काम दिया गया। लगता है भाभी जी को आदत नहीं है काम करने की। ऋतु चुपचाप ननंद, नंदोई और बाकी सबकी बातें सुनती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। हाँ, स्वाद ठीक है, लेकिन अगली बार थोड़ा और अच्छा बनाना। बहू, बड़े घर में आई हो तो घर के हिसाब से काम भी सीखना पड़ेगा। ऋतु की आंखें हल्की नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उधर दूसरी तरफ उसी दिन कीर्ति और नील की शादी होती है। साधारण मंडप, कम मेहमान, लेकिन चेहरे पर सच्ची खुशी। शादी के बाद कीर्ति बहू बनकर नील के शहर वाले झोपड़ी के घर में आती है। छोटा सा मिट्टी का घर, बाहर टूटी चारपाई और आंगन में चूल्हा। ऋतु अपने बंगले की बालकनी से कीर्ति का गृह प्रवेश देख रही थी। यहाँ एसी वाले घर में मेरा ये हाल है, पता नहीं उस बेचारे का झोपड़ी में क्या हाल होगा, भगवान ही जाने। उधर सुलोचना दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। आओ बेटी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। कीर्ति चावल का कलश गिराकर अंदर आती है। घर छोटा जरूर था, लेकिन अपनापन बहुत था। सुलोचना और कीर्ति की शादीशुदा ननंद मोहिनी बड़े प्यार से कीर्ति का स्वागत करती है। भाभी, घर छोटा है लेकिन प्यार बहुत मिलेगा आपको यहाँ। मुझे बस प्यार चाहिए दीदी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ऋतु दूर बालकनी से ये सब देख रही थी। एक तरफ बड़ा बंगला था, लेकिन दिलों में कठोरता थी, और दूसरी तरफ छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वहां रिश्तों में अपनापन था। अगले दिन सुबह सुबह कीर्ति की पहली रसोई थी। सूरज की पहली धूप आंगन में फैल रही थी। मिट्टी के छोटे से आंगन में चूल्हा रखा हुआ था। कीर्ति घूंघट संभालते हुए रसोई के पास आती है। अरे बहू, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहली रसोई में तुझे ज्यादा कुछ नहीं बनाना, बस थोड़ा सा हलवा बना ले, बाकी खाना हम लोग मिलकर बना लेंगे। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो बहुत कुछ बनाते हैं ना। अरे नहीं भाभी, इतनी गर्मी में तो नई नई आई है, कहीं परेशान हो गई तो। देखा ना बेटा, धूप कितनी तेज है। ये खुला आंगन दोपहर तक तवा बन जाता है। तू बस हलवा बना, बाकी रोटी सब्जी में और मोहिनी बना लेंगे। कीर्ति की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ससुराल में कोई उसका इतना ख्याल रखेगा। मेरा घर भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ लोग दिल से अमीर हैं।
कीर्ति धीरे धीरे हलवा बनाने लगती है। घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। अरे वाह, हलवे की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में जा रही है। लगता है हमारी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। पिताजी, मैंने कहा था ना, कीर्ति बहुत अच्छी है। कुछ देर बाद सब लोग जमीन पर बैठकर पहली रसोई का खाना खाते हैं। अरे भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरी बहू के हाथों में तो जादू है। अब तो रोज हलवा बनवाएंगे। सबकी तारीफ सुनकर कीर्ति शर्मा जाती है। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उधर दूसरी तरफ बंगले वाले घर में ऋतु की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। सुबह के 5 बजे थे। ऋतु नींद से उठकर सीधे रसोई में पहुंच जाती है। पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर की तैयारी। पूरा दिन बस रसोई में गुजरने लगा था। एसी चल रहा था, लेकिन लगातार गैस के सामने खड़े रहने से उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। बहू, जल्दी करो, श्रवण को ऑफिस जाना है। नाश्ता अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? माँ जी, बस 5 मिनट, मैं पराठे सेक रही हूँ। भाभी, आप तो बहुत धीरे काम करती हो, हमारे घर का काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। ऋतु चुपचाप काम करती रहती। सुबह का नाश्ता खत्म होते ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। माँ जी, थोड़ा बैठ जाऊं क्या? बहुत गर्मी लग रही है। अरे बहू, इतनी सी रसोई में थक गई तू, ऊपर से एसी भी चल रहा है। काम चोरी मत कर। गांव की औरतें देखो कितनी मेहनत और कैसे मेहनत करती हैं। ऋतु चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। दोपहर के करीब 1 बजे थे। ऋतु बालकनी से बाहर देख रही थी। सामने झोपड़ी वाले घर के आंगन में कीर्ति खाना बना रही थी। तेज धूप उसके सर पर पड़ रही थी। ऋतु चुपचाप सामने का दृश्य देखती रही। मिट्टी की रसोई में सब लोग हंसते बोलते साथ खाना बना रहे थे। कोई किसी पर हुक्म नहीं चला रहा था, कोई ताने नहीं दे रहा था। वहाँ गर्मी जरूर थी, लेकिन रिश्तों में अपनापन भी था। पहली बार ऋतु को एहसास हुआ कि इंसान थकता काम से नहीं, बल्कि अपनों की बेरुखी से होता है। तभी वहाँ सुलोचना आती है। अरे बहू, तू फिर दोपहर में खाना बनाने बैठ गई। किसने कहा तुझे बार बार चूल्हा जलाने को? माँ जी, मैंने सोचा नील जी के लिए ताज़ा रोटी बना दूं। अरे पगली, इतनी गर्मी में दिन में बार बार खाना बनाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। सुबह एक बार अच्छा सा खाना बना लिया कर, वही दोपहर और रात तक चल जाएगा। खुद को इतना मत थकाया कर। सुलोचना खुद उसके पास बैठ जाती है और साथ में रोटियां बेलने लगती है। माँ जी, रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। अरे तू अकेली क्यों करेगी? घर का काम सबका होता है। ये सब देखकर ऋतु हैरान रह जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि गरीब घर में भी कितना अपनापन हो सकता है। कुछ दिन बाद नील की शादी में आई सुलोचना की बेटी मोहिनी भी ससुराल चली जाती है। अब कीर्ति अकेले काम करती थी। सुलोचना देखती है कि खुले आंगन की गर्मी से कीर्ति बहुत परेशान हो जाती है। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में चला जाता था। मेरी बहू इतनी तकलीफ में खाना बनाती है, ये मुझसे नहीं देखा जाता। अगले दिन सुबह सुलोचना तालाब के किनारे जाती है और वहां से चिकनी मिट्टी लेकर आती है। माँ जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? तेरे लिए ठंडी रसोई बनाने जा रही हूँ बहू। ऐसी रसोई जहाँ गर्मी कम लगे और धुआं बाहर निकल जाए। माँ जी, मैं भी मदद करूंगी। दोनों सास बहू मिट्टी में भूसा मिलाने लगती हैं, फिर उसमें गोबर मिलाकर काढ़ा लेप तैयार करती हैं। अरे वाह, हमारी नई रसोई बन रही है। देखो हमारी औरतें कैसे मेहनत कर रही हैं। घर के एक कोने वाले कमरे में दोनों मिलकर मिट्टी का ठंडा लेप करती हैं। छोटे छोटे खाने बनाती हैं ताकि डिब्बे रखे जा सकें। फिर सुलोचना चिमनी जैसा रास्ता बनाती है ताकि चूल्हे का धुआं सीधे बाहर निकल जाए। माँ जी, अब यहाँ खाना बनाने में कितना अच्छा लगेगा। बस मेरी बहू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में मिट्टी की ठंडी रसोई तैयार हो जाती है। अंदर हल्की ठंडक रहती थी। मिट्टी की खुशबू पूरे कमरे में फैलती थी। अब कीर्ति सुबह एक ही बार पूरा खाना बना लेती। दिन भर उसे बार बार गर्मी में नहीं खड़ा होना पड़ता था। माँ, आपने तो कमाल कर दिया। अब कीर्ति को कम परेशानी होगी। बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। उधर बंगले में ऋतु की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था। ऋतु थकी हुई अपने कमरे में बैठी श्रवण का इंतजार कर रही थी। ऋतु, खाना लगा दो। जी, अभी लाती हूँ। और सुनो, मुझे गरम गरम फूली हुई रोटियां चाहिए, ठंडी रोटी मत देना। ऋतु आधी नींद में फिर से रसोई में चली जाती है। रात के सन्नाटे में वो अकेली खड़ी रोटियां सेक रही थी। आंखें नींद से बंद हो रही थी, लेकिन हाथ लगातार चल रहे थे। सुबह से अब तक बस काम ही कर रही हूँ, क्या यही शादी होती है? दूसरे दिन फिर वही सुबह, वही रसोई, वही काम। एक दिन मिताली ने अपने घर में किटी पार्टी रखी। मोहल्ले की सारी औरतें बंगले में आई हुई थी।
बहू जल्दी जल्दी स्नैक्स तैयार करो, चाय भी बनानी है और मिठाई भी सजानी है। माँ जी मैं अकेले कैसे करूंगी इतना सब? बड़े घर की बहू बनी हो, काम करना सीखो। रितु अकेली रसोई में भागदौड़ करती रही। कभी समोसे तलती, कभी चाय बनाती, कभी प्लेट सजाती। उसके हाथ जल जाते हैं। भाभी जल्दी करो ना, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उधर उसी दिन सुलोचना के घर भी कुछ औरतें कीर्ति को देखने आती हैं। अरे सुलोचना, नई बहू कहाँ है? नमस्ते चाची जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। कीर्ति अकेली चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगती है, तभी सुलोचना अंदर आ जाती है। अरे बहू तू अकेली क्यों कर रही है? ला मैं भी मदद करती हूँ। माँ जी मेहमान आए हैं, मैं कर लूंगी। अरे मेहमान तेरे अकेले के थोड़ी हैं। दोनों सास बहू मिलकर चाय और नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। अरे वाह, बहू के होते हुए भी सास काम कर रही है। ज्यादा सर मत चढ़ाओ बहू को। नई नई आई है बहू, सर किसे चढ़ाना, ये तो मेरी बेटी जैसी है। अगर मैं इसकी मदद कर दूंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। कीर्ति ये सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रितु अब पूरे घर का सारा काम संभालने लगी थी। बाजार से सामान लाना, रसोई संभालना, सफाई करवानी, सबकी पसंद का खाना बनाना, लेकिन फिर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। बहू दाल में नमक थोड़ा कम है। और रोटी भी ज्यादा नरम नहीं बनी। रितु चुपचाप सब सुनती रहती। शादी के कुछ दिनों बाद भाभी को परेशान करके श्वेता अपने ससुराल चली जाती है। यहाँ रितु ससुराल में परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति के साथ घरवाले हर काम में हाथ बटाते। नील भी कीर्ति का बहुत ध्यान रखता था। एक रात नील देर से घर आता है। मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, तुम पूरे दिन काम करती हो। मैं ठंडा खाना खा लूंगा, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपके लिए खाना गर्म करना, और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना। ये सब देखकर सुलोचना मुस्कुरा देती है। उधर अपने बंगले की बालकनी में खड़ी रितु ये सब देख ही रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। बाहर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और बंगले वाले घर में रितु की परेशानियां भी। सुबह से रात तक रितु बस रसोई में ही लगी रहती। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी दोपहर का खाना, कभी शाम का स्नैक्स। उसका पूरा दिन गैस के सामने गुजरता था। पता नहीं बहू को इतना समय क्यों लगता है। इतनी बड़ी एसी वाली रसोई है, फिर भी काम ढंग से नहीं होता इससे। माँ जी मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ। अरे कोशिश नहीं, काम चाहिए काम। हमारे जमाने में तो हम बिना एसी के पूरा घर संभाल लेते थे। रितु चुप हो जाती है। अब उसमें जवाब देने की भी ताकत नहीं बचती है। एक दिन अचानक घर का एसी खराब हो जाता है। पूरी रसोई भट्टी जैसी गर्म हो जाती है। सुबह के 9 बजे से ही रितु पसीने में भीग जाती है। गैस की गर्मी और ऊपर से उमस, उसका चेहरा लाल हो जाता है। माँ जी बहुत गर्मी लग रही है, शायद मुझे चक्कर आ जाए। अरे एक दिन बिना एसी के काम कर लिया तो कौन सा जग लूट लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव की औरतें देखो कैसी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती है। 2-3 दिन तक एसी ठीक नहीं होता। रितु की हालत खराब होने लगती है। उसके सर में दर्द रहने लगता है और हाथों में जान नहीं बचती। लेकिन घर में किसी को भी उसकी परेशानी से फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं कुछ ही दिनों में बड़ी ननद श्वेता फिर से अपने बच्चे पिंकी और सोनू के साथ मायके आ जाती है। मम्मी मुझे ठंडी ठंडी ड्रिंक चाहिए। भाभी जल्दी से बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बना दो, बाहर बहुत गर्मी है। जी दीदी अभी बनाती हूँ। रितु तुरंत रसोई में चली जाती है। अभी उसने शेक बनाकर दिया ही था कि श्वेता की दूसरी फरमाइश शुरू हो जाती है। भाभी मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो, सैंडविच या पास्ता बना लो। हाँ बहू जल्दी बनाओ, आखिर बेटी इतने दिनों बाद मायके आई है। अभी 4 दिन हुआ ससुराल गई और फिर से मायके में हाजिरी लगाने पहुंच गई है। रितु रसोई में चली जाती है। अब सुबह, दोपहर और शाम बस रितु काम में लगी रहती है। भाभी आज बच्चों का पिज्जा खाने का मन है। आज मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। मुझे बर्गर चाहिए। ठीक है मैं बना देती हूँ। घंटों तक रितु रसोई में खड़ी रहती। उसके हाथ जल जाते, पैर दर्द करने लगते, लेकिन कोई उसकी थकान नहीं देखता। उधर दूसरी तरफ कीर्ति के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ दिनों बाद मोहिनी अपने बेटे रितेश के साथ मायके आती है। मम्मी मुझे पूरी सब्जी खानी है। ठीक है बेटा अभी बनाते हैं। मोहिनी तुरंत रसोई में जाती है जहाँ कीर्ति सब्जी काट रही थी। भाभी आप बस आटा लगा दो, पूरी मैं तल दूंगी, बच्चे भी खा लेंगे और फिर मैं सबको खाना परोस दूंगी। अरे नहीं दीदी मैं कर लूंगी, आप आराम करो। नहीं भाभी आप सुबह से काम कर रही हो, अब थोड़ा काम मैं कर लूंगी। दोनों ननंद भाभी मिलकर हंसते बोलते खाना बनाती हैं।
देखो कैसे मिलजुल कर काम कर रही हैं दोनों। घर तभी घर लगता है जब सब साथ हो। मोहिनी अपनी भाभी का खूब ध्यान रखती। कभी वो बाजार से सामान उठा लाती तो कभी खुद सब्जियां काट देती। भाभी आप सुबह ही खाना बना लिया करो, बार बार गर्मी में मत खड़ा हुआ करो। अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। दीदी आप लोग इतना ध्यान रखती हो कि थकान महसूस ही नहीं होती। एक दिन कीर्ति अपने पति और ससुर के लिए खेत में खाना लेकर जाने लगती है। माँ जी मैं खेत में खाना देकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, इतनी धूप में तू क्यों जाएगी, मैं चली जाती हूँ। लेकिन माँ जी आप थक जाएंगी। और तू क्या पत्थर की बनी है, तू भी तो थकती है ना बेटा। रहने दे, मैं और मोहिनी चले जाएंगे। कीर्ति की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि ससुराल भी मायके जैसा हो सकता है। उधर बंगले वाले घर में ऋतु की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। श्वेता के आने के बाद तो उसकी परेशानियां और बढ़ गई थी। रात के 11 बजे भी ऋतु रसोई में खड़ी बर्तन धो रही होती है। भाभी बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर देना। जी दीदी। ऋतु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी के सामने कुछ नहीं कहती। एक दिन सुबह सुबह ऋतु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सर घूमने लगता है। माँ जी मुझे थोड़ा बुखार लग रहा है। हल्का फुल्का बुखार तो सबको होता है, काम करने से कोई नहीं मरता। पहले नाश्ता बना लो। ऋतु किसी तरह काम करती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसी रात ऋतु अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। क्या हुआ अब? मैं बहुत थक गई हूँ श्रवण, सुबह से रात तक बस काम ही करती रहती हूँ। मम्मी का स्वभाव ऐसा ही है, तुम एडजस्ट करो। ये सुनकर ऋतु का दिल टूट जाता है। उसे लगा था कि कम से कम उसका पति तो उसे समझेगा। अगले दिन सुबह ऋतु चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक करती है। ये क्या कर रही हो बहू? माँ जी मैं 2-4 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। आजकल की बहुओं को जरा सा काम क्या करना पड़ जाए तुरंत मायका याद आ जाता है। ऋतु बिना कुछ बोले घर से चली जाती है। अब घर में रसोई संभालने वाला कोई नहीं था। सुबह होते ही मिताली परेशान हो जाती है। श्वेता बेटा जरा रसोई में जाकर खाना बना दे। मैं? मम्मी इतनी गर्मी में, ऊपर से एसी भी ठीक नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या करें, बहू चली गई है। मजबूरी में श्वेता रसोई में जाती है। 10 मिनट में ही उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। हे भगवान, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। बहू रोज यही करती थी। श्वेता जल्दी जल्दी बस दाल चावल बनाकर बाहर आ जाती है। मम्मी मैं तो 2 टाइम का खाना बनाकर ही थक गई हूँ। जब खाना ही बनाना है तो अपने ससुराल जाकर बनाओ ना, यहाँ आकर भी वही सब करना पड़े तो मायके आने का क्या ही फायदा। कुछ दिन बाद श्वेता भी अपने ससुराल वापस चली जाती है। अब घर और ज्यादा सोना लगने लगता है। कुछ दिनों बाद ऋतु मायके से वापस ससुराल आती है। बहुत याद आ रही थी मायके की। माँ जी बस मम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए चली गई थी। मैं तेरे सारे बहाने जानती हूँ। मेरी बेटी आई और तुझे तकलीफ होने लगी। तेरी वजह से मेरी बेटी नाराज होकर चली गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी। अब ज्यादा सफाई मत दो। ऋतु चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात को वो बालकनी में खड़ी सामने कीर्ति के घर को देख रही थी। मिट्टी की छोटी सी रसोई में कीर्ति और सुलोचना साथ बैठकर रोटियां बना रही थी। दोनों हंस भी रही थी। नील पास में बैठा पंखा झल रहा था ताकि कीर्ति को गर्मी ना लगे। इनके पास पैसा नहीं, बड़ा घर नहीं, एसी नहीं, लेकिन फिर भी कितनी शांति है यहाँ। ऋतु पहली बार समझ रही थी कि सुख बड़े घरों और महंगे सामानों से नहीं, रिश्तों के व्यवहार से मिलता है। धीरे धीरे दिन बीतते जा रही थी, लेकिन जितना समय आगे बढ़ रहा था उतनी ही ऋतु की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। सुबह आंख खुलते ही रसोई और रात को आंख बंद होने तक भी रसोई, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। छोटा सा मिट्टी का घर जरूर था, लेकिन वहाँ हर रिश्ते में अपनापन था। दोपहर की तेज गर्मी थी। मिट्टी वाली ठंडी रसोई में कीर्ति खाना बना रही थी। तभी नील बाहर से बर्फ लेकर आता है। कीर्ति देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये बर्फ? अरे इतनी गर्मी में तुम्हें रसोई में काम करना पड़ता है ना, इसलिए सोचा ठंडा शरबत बना दो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। आप मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हो? क्योंकि तुम इस घर का ध्यान रखते हो। अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पास खड़ी सुलोचना दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। भगवान हर लड़की को ऐसा पति दे। उधर बंगले वाले घर में ऋतु अकेली गर्म रसोई में खड़ी थी। उसके चेहरे से लगातार पसीना बह रहा था। बहू दाल में तड़का लगाया है या नहीं? और हाँ, शाम के लिए कटलेट भी तैयार कर देना। जी माँ जी, अभी करती हूँ। ऋतु के हाथ दर्द से कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी वो बिना रुके काम कर रही थी। इसी बीच एक दिन श्वेता के ससुराल से फोन आता है।
हाँ जी समधी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कैसा नमस्ते बहन जी, पहले अपनी बेटी को समझाइए, यहाँ आकर कोई काम नहीं करती है, सुबह से शाम बस पंखे के नीचे ही बैठी रहती है। अरे ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया क्या मतलब? मेरी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी मैं रसोई संभाल रही हूँ। आपकी बेटी से 2 रोटी तक नहीं बनती। मम्मी जी, गर्मी सबको लगती है, लेकिन घर के काम भी तो करने पड़ते हैं ना। श्वेता हर समय बस आराम चाहती है। ये सुनते ही मिताली का चेहरा उतर जाता है। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे। फोन करते ही मिताली सोच में पड़ जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि शिकायत सुनना कितना बुरा लगता है। उसी शाम श्वेता मायके आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तेरे ससुराल वाले शिकायत कर रहे थे कि तू कोई काम नहीं करती। मम्मी वहाँ बहुत काम करवाते हैं, गर्मी में मेरी हालत खराब हो जाती है। मिताली को अचानक रितु की याद आती है। उसे एहसास होने लगता है कि वही सब तो वो अपनी बहू के साथ भी करती थी। रात को श्वेता चुपचाप रितु के कमरे में आती है। दीदी आप? भाभी मुझे माफ कर दो। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं आपको कितना ताना मारती थी, दिन भर आपसे काम करवाती थी, लेकिन आज मेरे साथ भी वही सब हो रहा है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आपने कितना सहा होगा। दीदी सच कह रही हूँ भाभी, जब खुद पर गुजरती है ना तब दर्द समझ आता है। मुझे माफ कर दो। रितु की आंखें भी नम हो जाती हैं। दीदी आप बड़ी हो, ऐसे मत बोलो, बस अब सब ठीक हो जाएगा, यही काफी है। कुछ दिनों बाद मिताली का जन्मदिन आने वाला था। इस बार रितु ने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सास का जन्मदिन अच्छे से मनाएगी। माँ जी इस बार आपका बर्थडे मैं पूरी तैयारी से मनाऊंगी। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो बहू? क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हो। मिताली ये सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। जन्मदिन वाले दिन सुबह से ही रितु तैयारी में लग जाती है। कहीं सजावट हो रही थी, कहीं खाना बन रहा था। मेहमानों के लिस्ट, स्नैक्स, मिठाई, सब कुछ रितु अकेले संभाल रही थी। भाभी मैं भी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी आप मेहमानों को संभालो, यहाँ मैं कर लूंगी। रितु बहुत प्यार से बर्थडे केक तैयार कर रही थी। उसने पहली बार खुद से इतना बड़ा केक बनाया था। बस ये केक अच्छे से बन जाए, माँ जी खुश हो जाएंगी। लेकिन तभी अचानक ओवन से चिंगारी निकलती है और ओवन खराब हो जाता है। कुछ ही सेकंड में केक जल जाता है। हे भगवान अब क्या होगा, सारे मेहमान आने वाले हैं। रितु घबरा कर बालकनी में इधर उधर घूमने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी सामने से कीर्ति उसे परेशान देख लेती है। अरे रितु दीदी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? मेरा केक जल गया है, ओवन भी खराब हो गया, अब बर्थडे कैसे होगा? माँ जी बहुत नाराज होंगी। बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लो, मेरे पास उपाय है। उपाय? कीर्ति तुरंत अपने घर जाती है। मिट्टी वाली रसोई में चूल्हा जलाती है। क्या हुआ बहू, इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रही है? माँ जी रितु दीदी का केक जल गया है, मैं चूल्हे पर केक बना रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही है बेटी, जल्दी मदद कर दे उसकी। कीर्ति तेजी से केक का बैटर तैयार करती है। फिर बड़े बर्तन में नमक डालकर देसी तरीके से चूल्हे पर केक बेक करने लगती है। उधर रितु मेहमानों को संभाल रही थी, लेकिन उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। अरे बहू केक तैयार हुआ कि नहीं? जी बस आ रहा है। कुछ ही देर बाद कीर्ति सुंदर सा केक लेकर बंगले में आती है। रितु दीदी आपका केक तैयार है। सच में? रितु केक देखकर हैरान रह जाती है। चूल्हे पर बना केक इतना सुंदर और मुलायम था कि कोई पहचान ही नहीं सकता था। थैंक यू कीर्ति, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं दीदी। तभी मिताली वहां आ जाती है। इन्हें किसने बुलाया? रितु पहली बार आत्मविश्वास से बोलती है। माँ जी मैंने बुलाया है, अगर कीर्ति नहीं होती ना आज तो बर्थडे खराब हो जाता। उसने सही समय पर मेरी बहुत मदद की है। मिताली कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो केक काटती है। सभी लोग केक की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट केक तो मैंने पहली बार खाया है, बिल्कुल बेकरी जैसा बना है। मिताली धीरे धीरे सब समझने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि गरीब होना और दिल का छोटा होना दोनों अलग बातें होती है। केक कटिंग के बाद मिताली सबके सामने खड़ी होती है। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सभी लोग चुप हो जाते हैं। मैंने हमेशा पैसों और बड़े घर का घमंड किया है। मुझे लगता था कि गरीब लोग हमसे छोटे होते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है। मिताली रितु और कीर्ति दोनों के पास जाती है। रितु बहू, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, हमेशा ताने दिए, मुझे माफ कर दो।
माँ जी ऐसा मत कहिए। अरे कीर्ति, तुमने बिना बुलाए भी हमारी मदद की। मैंने हमेशा तुम्हें गरीब समझकर छोटा माना, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। रहने दीजिए माँ जी, बड़े लोग माफी नहीं मांगते। नहीं बेटी, गलती की है तो माफी भी मांगूंगी। सुलोचना ये सब देखकर मुस्कुरा देती है। इंसान जब अपनी गलती समझ जाए ना, वही सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन के बाद मिताली का व्यवहार बदलने लगता है। अब वो रितु को हर काम में अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी खुद सब्जी काट देती, कभी चाय बना देती। बहू, आज ज्यादा गर्मी है, तू आराम कर ले। खाना मैं और श्वेता मिलकर बना लेंगे। सच माँ जी? हाँ, आखिर तू भी तो इस घर की बेटी जैसी है। उधर कीर्ति और मिताली भी अब आपस में सुख दुख बांटने लगी थी। कभी मिताली मिट्टी वाली ठंडी रसोई में बैठकर चाय पीती, तो कभी कीर्ति बंगले में आकर रितु के साथ बातें करती। अब दोनों घरों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार नहीं रही थी, सिर्फ रिश्तों का अपनापन बचा था। शाम का समय था, ठंडी हल्की हवा चल रही थी। मिट्टी वाली ठंडी रसोई के बाहर चारपाई बिछी हुई थी, जहां मिताली, सुलोचना, रितु और कीर्ति साथ बैठी बातें कर रही थी। अरे सुलोचना, सच कहूँ, तुम्हारी ये मिट्टी वाली रसोई एसी से भी ज्यादा ठंडी लगती है। और इसमें जो प्यार मिला है ना बहन, इसे ठंडा बनाता है। माँ जी, अब तो आपको यहाँ की चाय की आदत पड़ गई है। हाँ बहू, अब बिना यहाँ आए मन ही नहीं लगता है। तो फिर रोज आ जाया कीजिए। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उस शाम दोनों परिवारों के बीच सिर्फ रिश्तों की मिठास बची थी। अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो चुका था। अरे वाह, यहाँ तो पूरी महफिल जमी हुई है और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। अब दोनों परिवार मिलजुल कर खुशी से रहने लगे थे। अमीरी बंगले से नहीं, इंसान के व्यवहार से पहचानी जाती है, जहाँ रिश्तों में अपनापन और दिलों में सम्मान हो।